उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी माला ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो नहीं, बल्कि यूं कहा जाए तो ज़्यादा सही है। आप तो बच्चों से भी ज़्यादा कम अक्ल हैं। बहू शीतल के मुंह से ये शब्द सुनकर हरमन जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे कलेक्टर की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ से बड़े बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी कांता जी ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं। अभी अभी पोछा लगा है ना, सूखा नहीं था। आपको देख कर आना चाहिए था। हरमन ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका उनके हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सीमित रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट लगवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। और जो बहू को पसंद हो वही होता था इस घर में। ये सब सोच रहे थे, तभी कांता जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। कांता जी भी क्या करती, पति और बेटे रमन के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी, दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। माँ और पत्नी का फर्ज निभाते निभाते थक गई थी। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ रमन ही पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था। फिर आज आज ऐसा खास क्या है? अभी दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, तभी रमन वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही रमन है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। हरमन जी कितना भी थके हो, रमन के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली। बेटे और पिता के बीच खामोशी इतनी थी कि सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब कांता जी से नहीं रहा गया तो कांता जी ने उस खामोशी को तोड़ा। रमन, अगले महीने ही तो शीतल के भाई के बेटे की शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़की वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो शीतल का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा।
ये सुनकर हरमन जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिलवा दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? और बेटा, हर शहर में होटल होता है, उनसे बोलो होटल से शादी करे। हरमन जी की बात सुन रमन गुस्से से बोला, पापा आप भी ना गजब करते हो। शीतल के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखे। अब शीतल ने उन्हें कह दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहकर रमन एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू शीतल की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे हरमन जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज कांता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और हरमन जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन शाम हरमन जी शहर से आए तो घर से बहुत खामोशी थी। पूछा तो कांता जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया। और बिना बताए हरमन जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। 3 दिन बाद रमन परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। ताला देख रमन परेशान हो गया। चौकीदार बेटा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी रमन के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत हरमन जी का था, रमन के नाम। रमन, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पोस इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना, जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के हिसाब से हो। ये घर मेरा है और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहता था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चे और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रहना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएगा। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। उम्मीद है तुम भी होंगे। तुम सब खुश रहो, तुम्हारा पिता। खत खत्म होते ही रमन जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। रमन को इस तरह सकते में देख जब शीतल ने भी खत पढ़ा तो उसके पैरों से भी जमीन गड़ गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ये सब उसके और रमन के बुरे व्यवहार का नतीजा था। वो ये भूल चुके थे कि जिस घर में वो रहते हैं वो हरमन जी ने ही बनवाया था। उनको तो ये घमंड था ये सब उनका है। आज उनकी आंखों पे पट्टी खुल गई थी और उनको बहुत पछतावा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, वक्त तो हाथ से निकल गया है।